हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास 12th। एक नई जर्नी, फिजिक्स की शुरुआत होगी आज। सेट t इज इक्वल्स टू 0। सेट t इज इक्वल्स टू 0। आपका समय शुरू होता है अब। भूल जाइए 11th में क्या हुआ, आपने पढ़ाई करी या नहीं करी, जिस वजह से आपने जो है लापरवाहियाँ करी, कोताहियाँ करी, जिस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, सब कुछ भूल जाइए। आज से आपका समय शुरू होता है t इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिज़िक्स की बिगिनिंग की। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल SC क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बटा होता है दो पार्ट में। अकॉर्डिंग टू NCERT ये चैप्टर जो है दो पार्ट में बटा होता है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और चैप्टर 2 जो है ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए फील्ड्स तक तो पहुंचने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उससे पहले हम आज बेसिक सी बातें करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो यूनिट है, ये एक्चुअली एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच होती है, जिसका नाम आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बहुत ज़्यादा पार्ट में बटी होती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसका एक पार्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रुका होना। तो मतलब क्या हुआ कि चार्ज जो है रुका है, मींस चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पर हमने हर वो कंडीशन पढ़नी है चार्ज की, जो वो चार्ज जो है रुका होता है, स्टैटिक पोजीशन पे होता है, रेस्ट पर होता है। चार्ज एट रेस्ट पर होता है, तो क्या क्या चीज़ें जनरेट करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, तो चार्ज, डायनेमिक का मतलब होता है चलना, तो चार्ज एट मोशन। जब चार्ज जो है हमारा मोशन में होता है, तो जब चार्ज मोशन में होता है, क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैग्नेटिज्म इसके अंदर आएगा। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक EMI इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक यूनिट इसमें आया क्या, AC अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारी की सारी यूनिट हम लोगों ने कवर करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू बुक्स
इसको कहा गया है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। किसकी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिल्कुल अंदर की चीज़, यानी इंट्रिंसिक का मतलब जिसके बाद कुछ ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रिंसिक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते। मतलब वो कोई पूछे जैसे मास क्या होता है, तो मास मास होता है भाई, मास के अंदर क्या चीज़ है, मास मास है। तो ये एक फंडामेंटल बेस बनाया गया है जिसको लेकर हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये मास है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, ये भी एक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए, बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज को माना गया है, चार्ज जो है ग्रीक माइथोलॉजी में इसको 600 BC में इसको माना गया था चार्ज को, जिसको हम नॉर्मल तरीके से चार्ज को हम कहते हैं कि भाई चार्ज का जो यूनिट होगा, चार्ज का यूनिट, सबसे पहले सिंबल देख लीजिए इसका। चार्ज का सिंबल जो है हम लोग कहते हैं Q या स्मॉल q, इसको बताते हैं कैपिटल Q या स्मॉल q, कुछ भी ले लीजिएगा। अच्छा, इसकी यूनिट बताइए, तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलम, C से जनरेट करते हैं इसको। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से आगे और भी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए चार्ज के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज क्या होता है आप लोगों को मालूम है। मान लीजिए कोई मैटर हमारे पास होता है, मान लीजिए ये एक मैटर है हमारे पास, और वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। एक एटम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो एटम हमारे पास लाइक दिस, मान लीजिए ऐसा हमारे पास कोई एटम है, और यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है ये एक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर्वाइव करते हैं, और बाहर क्या होते हैं, यहाँ पर टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोगों ने इतना पढ़ा है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर 600 BC में इसको बताया गया था कि दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, जैसे दो चीज़ों को आपस में ऐसे करके रब करते हैं तो एक दूसरे पर कोई चीज़ जो है इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, एक का वज़न कम हो जाता है, एक का वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो रब करने से ऐसी क्या चीज़ हुई है जिससे एक चीज़ का वज़न ज़्यादा हुआ है, एक चीज़ का वज़न क्या हुआ, कम हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर होता है प्रोटॉन, यहाँ पर होता है न्यूट्रॉन, और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आप लोगों को इतना मालूम ही होता है कि जो हमारे पास चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि नेगेटिव यानी सेम चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव ये भी सेम चार्जेस हैं तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो चार्ज है क्या, तो हम वही बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए ज़रा, यहाँ पर जो हम ऑर्बिट्स बनाते हैं जिनको एनर्जी शेल्स हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब मान लीजिए इस एटम को थोड़ा सा टेम्पर्ड हम लोगों ने किया, थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोगों ने दिया। जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया तो क्योंकि ये एक एनर्जी शेल है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि मैं एनर्जी ले लूँ किससे, इस टेम्परेचर से। जब आउटर टेम्परेचर से जब ये एनर्जी लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन की या इस इलेक्ट्रॉन की, जो भी आप मान लो, किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है लोअर एनर्जी शेल में तो जाएगा नहीं। एनर्जी जब बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की तो कहाँ जाएगा, आउटर वाले शेल में, यानी वो क्या करेगा, और वो एनर्जी लेकर बाहर की तरफ निकल जाएगा। एनर्जी इसके पास आ गई और बाहर निकल गई। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई वो बाहर निकला,
तो इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया, इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोगों को मालूम है। अच्छा, टोटल एटम का कैसा होता है चार्ज? टोटल एटम कैसा होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है इसका। ओके, तो नेगेटिव तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 नेगेटिव होंगे। तो जितने पॉजिटिव अंदर प्रोटॉन के पास होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी टोटल चार्ज 0। आपने टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब -1 क्या हो गया? कम हो गया। तो नेट अभी क्या बचा? 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो इसके पास से 1 नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कट गया, तो अकेला क्या बचा? पॉजिटिव। यानी ओवरऑल एटम जो है इस बार एटम नहीं रहा, बल्कि इसको क्या बोलेंगे हम? ये हमारे पास क्या है? एक चार्ज है जो कि कैसे बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये है वो चार्ज जिसको हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, 2 टाइप का चार्ज। ठीक है, एक और तरीका सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, और न्यूट्रॉन तो हमारा न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव। ओके, ठीक, ये भी एक चार्ज है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में फ़र्क क्या है? इस पॉजिटिव पूरे में और इस अकेले पॉजिटिव में फ़र्क क्या है? देखिए, ये एक अकेला, ये एक अकेला चार्ज है, ये एक अकेला चार्ज है, और ये क्या है? ये मिक्सअप है, ये मिक्सअप है, लेकिन फिर भी चार्ज कैसा है इसका? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मिक्सअप चार्ज पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव बाहर के और ये अंदर का जो पॉजिटिव है ये आपस में मिल सकते हैं। इसका मतलब चार्जेस की कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है? एडिटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं। आगे आएंगे इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी चार्ज की हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल मान लीजिए कि चार्ज इस तरीके से पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालना, उसकी शेल से बाहर निकालना होता है। अब उसको बाहर से निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, आप लोगों को मालूम है। अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे अलग अलग मेथड होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और ये एटम मान लीजिए इस तरीके के, ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर रहे हैं। आपने इसको नंबर 1 क्या दिया? नंबर 1 मेथड क्या कर दिया? टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से नेगेटिव हो गया, और ये पूरे का पूरा कैसा बचा? पॉजिटिव बचा। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। सिमिलरली सेकेंड मेथड देखिए जरा, चार्जिंग करने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं चार्ज कितने तरीके से पैदा कर सकते हैं हम लोग। और देखिए जरा, और सुनिए, मान लीजिए आपके पास 2 सरफेस हैं इस तरीके से, और इन दोनों सरफेस को आप रब करते हो, एक दूसरे के साथ रगड़ते हो। जैसे हम लोग सर्दियों में ऐसे करते हैं ना, हाथ को ऐसे रब करते हैं, तो हाथ में हमारे गर्म से हो जाते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर सा आ जाता है। तो जब हम 2 चीज़ों को आपस में रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है। और वो एनर्जी दोनों को रब करने के बाद, जब इनको रबिंग किया, तो रब करने के बाद जब दोनों के अंदर एनर्जी आया, तो एनर्जी आने से क्या होगा? दोनों में से किसी एक सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, किसी एक सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जिस सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से? यहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला नेगेटिव, और इसका टेम्परेचर क्योंकि कम है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या? जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव जब इस पे जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन और बढ़ने का मतलब हो गया टोटल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की कम हो गई। तो नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव कम, तो दोनों में ज़्यादा कौन है? नेगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरे का पूरा कैसा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ये पूरे का पूरे कैसा बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं, इसको समझ लीजिए बाय
गिविंग टेम्परेचर, इसको मान लीजिए बाय रबिंग। एक और तरीका सुनिए जरा, एक और तीसरा तरीका हमारे पास आता है, देखिए इंडक्शन, बाय इंडक्शन। देखिए जरा, देखिए इंडक्शन का मतलब समझिए कि मान लीजिए ये बॉडी है हमारे पास एक, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, एज वी नो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। हमने ऐसा इसको माना, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसके पास कोई चार्जेबल बॉडी लेके आते हैं हम लोग, चार्ज बॉडी लेके आते हैं। मान लीजिए ये हम पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, इसके पास कोई पहले से हमने पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है बॉडी, तो हम उसको किसके पास लेके आते हैं, न्यूट्रल एटम के पास लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी के पास इसको लेके आते हैं। होगा कुछ यूँ, जब इसको थोड़ा सा इसके नज़दीक लिया जाता है, तो चिपकाना नहीं है, इसमें चिपकाना नहीं है, थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं। जैसे ही इसको नज़दीक लेके आए तो क्या होगा, इस क्योंकि एक एटम है या एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। अब होगा कुछ यूँ, जैसे आपने पहले पढ़ा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो तो नेगेटिव होगा और जो टोटल कैसा बन जाता है, पॉजिटिव। तो सिमिलरली यहाँ देखिए कि जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो फिलहाल मिलकर न्यूट्रल बना रहे हैं, तो जब हम यहाँ से पॉजिटिव इसके पास लेके आएंगे तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखिए 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव बना लेते हैं, ये नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये नेगेटिव पार्ट हर जगह मौजूद थे, ये इधर से इधर चले गए, इसने इनको खींचा तो ये अपनी इधर चले गए, इधर नेगेटिव चले गए। तो फिजिक्स में एक चीज़ और फंडामेंटल आगे देखेंगे, जब सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर एक खाली जगह बन जाती है जिसको हम बोलते हैं वैकेंसी, तो पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले हमने उसको क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया। तो हमने ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके बना होता है, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अलग कर दिया और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो पॉजिटिव इस तरफ चले गए। ओके, अभी है ये न्यूट्रल, लेकिन कैसा न्यूट्रल है, पोलर न्यूट्रल है। कैसा न्यूट्रल है, पोलर न्यूट्रल है। पोलर, देखिए पोलर हो गया, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो ये हमारा पोलर न्यूट्रल हो गया। अब इसमें देखिए आगे हम अगर ऐसा करें कि इसको कंडक्टर से जोड़ें, कंडक्टर आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर जाता है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो यहाँ अगर मैं कोई कंडक्टर लगा दूँ और कंडक्टर को अर्थिंग कर देता हूँ, क्या है ये, अर्थिंग कर देता हूँ, अर्थिंग कर दिया मैंने। देखिए अर्थिंग जो है एक तरीके से, अर्थिंग को हम क्या बोलते हैं, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ क्या है हमारा, अर्थ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ इधर की तरफ चलते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 पॉजिटिव मिलकर कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखो समझने का तरीका है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सारे का सारा पॉजिटिव इधर चला गया। अरे भाई क्यों गया, वो तो वैकेंसी थी, वैकेंसी थोड़ी चलेगी। एक्चुअली होता क्या है कि इस अर्थ के पास जो है, इस अर्थ के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल, ये अगले वाले के साथ न्यूट्रल, ये अगले वाले के साथ न्यूट्रल। इसका मतलब जब हम किसी को अर्थ कर देते हैं तो ये सारे का सारा पार्ट कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब इस इंडक्शन को इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो अब जो बॉडी बची है उसके पास कैसा चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज बचा है। तो अभी इसको इसके पास ही रखना है, नेगेटिव हो गया, तो ये हमने बॉडी कैसे कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। और ये शुरू में कैसी थी, न्यूट्रल थी। तो हाउ वी कैन जनरेट अ न्यूट्रल बॉडी टू अ चार्जेबल बॉडी। अगर हमें नेगेटिव रखना है तो हमने पॉजिटिव ला के रखना है उसके पास। और अगर हमने इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए कि अगर हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है पहले से, और तो ये क्या करेगा, इस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव को इधर ले लेगा और नेगेटिव को इधर ले लेगा।
ओके, फिर हमने क्या करना है, इसको अर्थिंग करना है। अर्थिंग करने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन तो देगा लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो भी इस साइड चार्ज होगा, जिस तरफ हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो ये सारे का सारा चार्ज जो है अर्थ के पास चला जाएगा। तो इसको फिर हटा लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव यहाँ से हट गया, तो ये कैसी बॉडी बन गई, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर फैल गया, यहाँ पर फैल गया। इसका मतलब हमने इस न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हमने पहला टेम्परेचर, रबिंग, इंडक्शन, और एक होता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा नहीं है तो फिलहाल इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, आगे आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, इसको हम लोग कहते हैं हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम कह सकते हैं बाय अप्लाइंग बैटरी से भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो हम बेसिकली जो है चार्जेबल बॉडीज़ ऐसे बनाते हैं, चार्जेबल बॉडीज़ ऐसे बनाते हैं। चलिए, तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, देखिए चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने चार्ज के बारे में जानना है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और तीसरी प्रॉपर्टी हम जानेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी का, एडिटिव का नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वी कैन ऐड। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी is obtained by adding the charges by algebraically adding the charges. The total charge on the body is obtained by algebraically adding the charges. यानी किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय algebraically एडिंग के थ्रू। मतलब उनको algebraically ऐड कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये बॉडी हमारे पास है और इसके पास जो है यहाँ पर मान लीजिए प्लस का 3 कूलम चार्ज है और ये माइनस का 2 कूलम चार्ज है, ये प्लस का 1 कूलम चार्ज है और ये है माइनस का 4 कूलम चार्ज। इस तरीके से इस बॉडी के पास क्या है, चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हुआ बॉडी का, तो नेट चार्ज आप आराम से बता सकते हैं क्योंकि हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए प्लस का 3 कूलम, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 1 कूलम और माइनस का 4 कूलम, कितना हो गया 3 4 3 1 4, ये कैंसिल हुआ तो माइनस का 2 कूलम चार्ज टोटल बॉडी के ऊपर बचा है, माइनस का 2 कूलम चार्ज। तो बेसिकली देखिए टोटल चार्ज कैसा आया है, नेगेटिव। लेकिन इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये नेगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है जिसमें पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज़्यादा है। तो ये नेट चार्ज कितना हुआ, माइनस का 2 कूलम। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब। ओके, देखिए ज़रा सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आती है
सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी देखिए। ओके, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी देखिए। देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन इंटीग्रल फॉर्म। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन इस तरीके से कुछ। तो क्या मतलब होता है इंटीग्रल का? मतलब होता है सम बेसिकली। तो सम का मतलब यहाँ किससे है कि जैसे इंटीजर से मतलब है यहाँ पे, इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि इसका मतलब किससे है? इंटीजर से। यानी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कैसे होती है? इंटीजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि किसी बॉडी के पास जो है चार्ज 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, माइनस का 1 कूलम हो सकता है, माइनस का 3 कूलम हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन कभी भी माइनस का 1.2 कूलम नहीं होगा, माइनस का 0.3 कूलम नहीं होगा, 5/7 कूलम नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंटीजर फॉर्म में होता है। कहने का मतलब इसको ऐसे किताबों के अंदर ऐसा डेफिनेशन मिलता है, द नेट चार्ज on the body is the integral multiple of the basic charge the net charge on the body is the integral multiple of the basic charge। इंटीग्रल मल्टीपल और बेसिक चार्ज। चलिए सबसे पहले समझते हैं बेसिक चार्ज क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेसिक का मतलब कि चार्ज जो है 2 टाइप का लिया गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो चार्ज को बेसिकली हम Q से सिंबलाइज कर रहे थे, लेकिन इसको यहाँ पर जो है जैसे हम बता रहे थे, पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोटॉन को ये ना दिखाकर हम दिखाएंगे इस तरीके से। तो E4 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, E का मतलब हुआ चार्ज, बेसिक चार्ज। E का मतलब क्या हुआ? बेसिक चार्ज। और अगर E के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रोटॉन होगा, और E के ऊपर नेगेटिव लगा होगा तो ये क्या होगा? एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, बेसिक चार्ज मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में क्या कहूँगा? तो बेसिक चार्ज मतलब E, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर यहाँ पर प्लस लगा दिया जाए तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ माइनस, तो मतलब क्या हुआ? 1.6 10⁻⁻19 माइनस में, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑफ 1 चार्ज। एक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं कि E = ±1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हुआ बेसिक चार्ज। ओके, बेसिक चार्ज क्या हुआ? E। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, इस पूरी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज हमने माना वो क्या माना? Q। तो Q इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल हम यहाँ दिखाएंगे इसको n से, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक, इंटीजर मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई और किसका? बेसिक चार्ज। तो Q = NE, यानी नेट चार्ज जो हमारा किसी बॉडी पर होगा वो होगा N × E। इसको ऐसे समझिए, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है 1 कूलम होगा, -1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, माइनस का 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, माइनस का 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है। 4 को इसको ऐसे समझ लीजिए, 1E समझ लीजिए, 1E समझ लीजिए, ठीक है। इनको E समझ लीजिए, मतलब बेसिक चार्ज एक तरीके से बेसिक चार्ज है ये 4E और माइनस का 4E। ओके,
इस तरीके से आगे बढ़ाऊँ तो अगला क्या होगा 5e कितना हो सकता है, -5e हो सकता है। ऐसे आगे बढ़ाता जाऊँ तो ये क्या होगा 4 5, तो ये होगा n तक ne, और नीचे माइनस 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 हो रहा है तो माइनस का ne। तो बेसिकली जो नेट चार्ज होगा 1 2 3 4 5 6 इस कैटेगरी में होगा, +1 -1 +2 -2। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3/5e होता है बेसिकली ऐसा भी, लेकिन वो फंडामेंटल चार्जेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, फंडामेंटल जिनको चार्जेस का हमने नाम लिया है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और जो नॉन फंडामेंटल है जो किसी पर डिपेंड करते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। फंडामेंटल चार्जेस जिनको बोला इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी होती है, लेकिन जिनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब एक तरीके से फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, जो एक दूसरे जो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ऐसे चार्जेस भी मौजूद होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा क्वार्क्स, किताबों में आपने देखा होगा 2/3e 1/2e ऐसे करके होते हैं। तो ये 2/3 1/2 ये इंटीग्रल नहीं है, ये पॉइंट में आंसर आया है इनका 1/2.5e, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट वाले चार्जेस हैं, तो ये क्वांटाइजेशन शो नहीं करते। तो ये चार्जेस किनके होते हैं, ये क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि वो चैप्टर आखिरी में है रेडियो एक्टिविटी, उसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल चार्जेस नहीं है, इसलिए इनका जो है आंसर इनका आंसर जो है पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में किनका नहीं आ रहा है वो ये, तो पॉइंट जिनका नहीं आता वो क्वांटाइजेशन कैटेगरी में रखा जाता है, समझ गए। पॉइंट जिनमें नहीं आएगा यानी जो 1 2 3 की इंटीजर की फॉर्म में हो, इंटीजर पता है ना आप लोगों को, प्लस माइनस n कुछ भी हो सकता है, तो पॉइंट में नहीं होगा, अपॉन में नहीं होगा, हमेशा आपको नंबर में मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे चीज़ें होती हैं। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है भाई, दुकान पे जाते हैं कि भैया एक मार्कर दे दो, आप कभी उसे ये नहीं कहते कि 1.5 मार्कर दे दो, 2.5 मार्कर दे दो, 2.25 मार्कर दे दो, तो आप उसको कहते हो कि 1 मार्कर दो, 2 मार्कर दो, 3 मार्कर दो। तो ये क्या है, एक तरीके से क्वांटाइज, ये इंटीजर प्रॉपर्टी है, उसकी इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी चार्ज कैसे हो सकता है, प्लस माइनस NE की फॉर्म में हो सकता है, प्लस माइनस NE की फॉर्म में हो सकता है। E का वैल्यू फिक्स होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ओके, प्लस माइनस 19 कूलम। देखिए ये E का वैल्यू होता है और इसका इंटीग्रल मल्टीपल नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज कभी भी ऐसा नहीं निकलेगा आपका, अगर ऐसा निकलता है तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा होता है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्वार्क्स वगैरह मैंने बताया, लेकिन फ़िलहाल उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। क्वांटाइजेशन समझ में आया, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखिए कंजर्व का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, जहाँ भी कंजर्वेशन डेफिनेशन आती है तुरंत बच्चे के दिमाग में क्या आता है, चार्जेस नीदर बी created nor be destroyed, charges neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another. Charges neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another. चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ये क्या मतलब हुआ भाई, इसको ऐसे समझिए, इसको NCERT के अकॉर्डिंग कहा गया, द नेट चार्ज of an isolated system, the net charge of an isolated system
remains same. The net charge of an isolated system remains same. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसको बाहर से छेड़खानी नहीं किया जा सकता, जो फिक्स है, जिसका बाहर का कोई चक्कर, उसमें बाहर से कोई लेना देना उसका नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम। नेट चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो सेम होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए देखिए ये आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी है, या इसको हाँ ऐसे समझिए, देखिए एक बॉडी ये है, या एक पार्ट, किसी भी बॉडी का एक पार्ट ये है जिसके पास 2 कूलम चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी हमारे पास, दूसरी बॉडी का दूसरा पार्ट जो है ये हमारे पास है माइनस का 3 कूलम चार्ज। इसको ऐसा मान लीजिए, ये +2 कूलम है, ये माइनस का 3 कूलम, और ये दोनों जो हैं ये किसी सिस्टम के पार्ट हैं। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ये प्लस का 2 कूलम है, ये माइनस का 3 कूलम है। तो इनको मैं अगर अलग अलग ऐड करूं तो +2 और -3 कितना हुआ, माइनस का 1 कूलम, माइनस का 1 कूलम, और माइनस का 1 कूलम। और अगर मैं इस कंप्लीट बॉडी का देखूं तो कितना आ रहा है, ये भी +2 माइनस का 3 कितना आ रहा है, -1। यानी इनको अलग अलग ऐड करूं तो भी -1, और इस पूरी बॉडी का देखूं तो भी -1। इसका मतलब अलग अलग का नेट और टोटल बॉडी का नेट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी है, आपने इसको टेम्पर्ड किया, आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है 1e, माइनस का 1e इसके पास हो गया। तो जब -1 ये है तो यहाँ पे कितना बचा होगा, +1 बचा होगा। तो ये 2 अलग अलग पार्ट हो गए। और अगर मैं दोनों को एक साथ ऐड करूँ तो कितना हो गया, +1 -1 कितना हो गया, 0, यानी फिर से कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो अंदर के सभी बॉडी का क्या होता है, सम अप होता है। तो वही मतलब जो पहले हमने पढ़ा था कंजर्वेशन का मतलब, कि उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। नेट चार्ज किसी बॉडी का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो सेम रहता है। उन चार्जेस को आप चाहे अलग अलग ऐड करो या किसी रिएक्शन में ऐड करवाओ तो नेट हमारा कितना रहता है, सेम रहता है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में एक क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो सर इन्हीं दोनों के बीच में क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको, वो इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट, दोनों के दोनों फंडामेंटल हैं हमारे पास, फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक तरफ लिख लिया हम लोगों ने चार्ज और दूसरी तरफ हमने लिख लिया मास। तो चलिए देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, चार्ज। चार्ज जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल आपको पता है न्यूट्रॉन होता है, माइनस आपको पता है, पॉजिटिव पता है, ठीक। मास हमारा केवल और केवल कैसा होता है, पॉजिटिव। केवल और केवल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये तीनों में पाया जाता है, ये एक। ओके, दूसरा देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा चार्ज होता है ये इनवेरिएंट होता है। एनसीईआरटी में बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। चार्ज की एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक चौथी प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं उसको, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। अभी समझाते हैं इसको। मास देखिए ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है और ये वेरिएंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं जरा। क्वेश्चन कभी यहाँ से जनरेट हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
इनवेरिएंट जो वेरी नहीं करती हो, डजंट वेरी, जो वेरी ना करे, वेरी ना करे। लेकिन वेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब जो वेरी करती हो, जो वेरी करेगी। किस चीज़ पर वेरी करेगी? वेरी ऑन वेलोसिटी, वेरी ऑन वेलोसिटी, डजंट वेरी ऑन वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। कैसे? इसको देखिए ज़रा। आपने बहुत जगह एक सिंपल सा क्लास 11th में भी रिलेशन पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक रिलेशन। किसमें? मास का। मास का रिलेटिविस्टिक रिलेशन होता है हमारा। ये m0 क्या होता है? ये होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। ये होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, ये होता है नॉर्मल मास ऑफ द बॉडी। फर्क समझिए। देखिए ये क्या है, इसमें एक टर्म आया है c, मतलब ये किसका स्पीड है? लाइट का स्पीड है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है c का वैल्यू। देखिए इतने बराबर तो हम स्पीड नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर मैं चलता हूँ नॉर्मली, मान लो मैं हूँ और मैं चलता हूँ, तो मेरी स्पीड कभी भी c के बराबर तो नहीं हो सकती, c के बराबर नहीं हो सकती। तो मेरी अगर वेलोसिटी c के बराबर नहीं है तो वेलोसिटी मेरी बहुत कम है। मान लो मैं 300, मान लो मैं चलता हूँ 3 km/h की स्पीड से, तो उसको भी अगर मैं ऊपर रखूँ और नीचे ये वाली क्वांटिटी रखूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है 3⁸ है और यहाँ पे स्क्वायर भी है, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट बहुत बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर वाला पार्ट बहुत बड़ा हो गया तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? बहुत कम। इसका मतलब 1 में से लगभग 0 के बराबर हो जाता है। तो 0 के बराबर समझ लीजिए इसको। तो 1 - 0 1, 1 का √1, इसका मतलब m0 किसके बराबर आ गया? m0 m के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी हमारा जो मास होगा वो रेस्ट मास के बराबर है। लेकिन अगर मैं वहीं अपने आप की बात ना करूं, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10⁶ की रेंज में होती है, +6 की रेंज में। तो 10⁻+6 अगर मैं यहाँ रखूँ, 10⁻+8 भी रखूँ, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर से देखिए 10⁻6 का स्क्वायर, 10⁻8 का स्क्वायर, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 100 टाइम्स का फ़र्क है दोनों में, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो ये क्वांटिटी 0 नहीं होगा, इस बार 0 नहीं होगा। तो 1 में से कुछ चीज़ हमारा यहाँ पे क्या हुआ? देखिए ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम, ये ज़्यादा, तो आंसर क्या आएगा? 1 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। तो जब यहाँ पे कुछ आएगा तो ऑब्वियसली उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा। तो रेस्ट मास इसका कुछ पार्ट होता है, या ये वाला इसका कुछ पार्ट जो है ये होता है। समझ में आई बात? तो इस बार जो है ये इसके बराबर नहीं आएगा। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को जो है चलाऊँ, इलेक्ट्रॉन को 10⁻6 की स्पीड के आसपास चलाऊँ, नॉर्मल चलते हुए वो इतनी स्पीड से, इसी रेंज के नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मैं इनको चलाऊँ, तो ये इनका चलते हुए मास अलग होता है और रोकने पर मास इनका अलग होता है। रोकने पे ये टर्म 0 हो जाएगा तो m0 m के बराबर आ जाएगा, लेकिन चलाऊंगा तो इनका मास जो है इसका कुछ टाइम्स आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। यानी इनकी छोटी छोटी चीज़ों को जो हम चलाते हैं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब होता है जब हम माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो पार्टिकल का मतलब यही तो है क्वांटम मैकेनिक्स। माइक्रो पार्टिकल का मतलब होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों की स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा आएगी तो उसमें रिलेटिविस्टिक टर्म का इस्तेमाल ज़रूर होगा। तो ये मास जो है वेरी करता है किस पर? वेलोसिटी पर। इसको हम कहते हैं वेरिएंट प्रॉपर्टी। लेकिन चार्ज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये आप चाहे कितनी भी स्पीड से चलाओ, चार्ज के अपने बराबर रहेगा। चार्ज की वैल्यू ना तो ज़्यादा होगी ना कम। तो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, जरा आगे देखते हैं जरा हम लोग। ओके,
आपको मालूम है तीसरी प्रॉपर्टी देखिए जरा, ये जो चार्ज है ये भी हमारे पास कंजर्वेशन की फॉर्म में होता है, ये भी कंजर्वेशन प्रोसेस दिखाता है हमारी, और ये भी कंजर्वेशन प्रोसेस हमारे पास शो करता है। ये भी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी शो करेगा और ये भी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, ओके, ये भी कंजर्वेशन, ये भी कंजर्वेशन, लेकिन ये जो कंजर्वेशन शो करता है एक्चुअली ये कंजर्वेशन नहीं, नॉन कंजर्व होना चाहिए। लेकिन कई जगह आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कुछ मास में से कुछ टर्म जो है एनर्जी में खर्च हो जाता है, इसलिए हम उसको कंजर्वेशन पूरी तरीके से नहीं कहते। तो यहाँ पर कंजर्व की जगह हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्व करना चाहिए हम लोगों को, नॉन कंजर्व्ड।